व्याकरण। आज हम व्याकरण के बारे में अध्ययन करने चलते हैं। आइए बताते हैं व्याकरण क्या होता है। व्याकरण वि धन आ धन करण से मिलकर बना हुआ है। जो हिंदी व्याकरण है वि धन आ धन करण से मिलकर बना है। वि का मतलब होता है भली प्रकार, यानी भली भांति से, भली भांति। आ का मतलब प्रकार होता है। करण का मतलब समझना होता है, अर्थात भली प्रकार से या भली भांति प्रकार से समझना ही व्याकरण कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं अच्छे प्रकार से पढ़ना लिखना एवं बोलना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्याकरण करते हैं। जिसमें क्या आ जाए? पढ़ना आ जाए, लिखना आ जाए, जिस भाषा में बोलना आ जाए उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। आइए दोस्तों फिर हम चर्चा करते हैं। जो व्याकरण है तो ये भी पहले किसी ने लिखा होगा 1715 ईस्वी में एक आते हैं अंग्रेज विद्वान, उनका नाम है जोहन जोसुआ कैटलर ने सबसे पहले 1715 ईस्वी में हिंदी व्याकरण के ग्रंथ का उल्लेख करते हैं। लेकिन जॉन डीवी के अनुसार 1760 में हिंदी साहित्य में जॉन वेन ने सबसे पहले 1760 में एक हिंदुस्तानी साहित्य नाम का हिंदुस्तानी साहित्य या हिंदुस्तानी व्याकरण का एक ग्रंथ लिखे। हिंदुस्तानी व्याकरण का ग्रंथ लिखने वाला कौन था? जॉन वेन था, जिन्होंने हिंदुस्तान 1760 में उसको लिखा था। आइए देखते हैं जो भाषा होती है, भाषा के अंतर्गत हम 3 प्रकार के पढ़ते हैं। भाषा के कितने अंग हैं? 3। पहले का नाम है वर्ण विचार और दूसरे का नाम है क्या? शब्द विचार। दूसरे का क्या नाम है? शब्द विचार। और तीसरे का नाम है वाक्य विचार। यानी भाषा के अंतर्गत 3 प्रकार के हम चैप्टरों का अध्ययन करेंगे। वर्ण विचार, शब्द विचार और एक वाक्य विचार। आइए इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि वर्ण विचार क्या होते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं वर्ण। तो आज हम चर्चा करने आपको ले चलते हैं, चर्चा करेंगे वर्ण क्या होते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं हिंदी में जो वर्ण है। अच्छा, वर्ण और वर्णमाला में कुछ अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। जिस प्रकार एक फूलों की माला होती है उसी प्रकार वर्णमाला है। वर्णमाला एक वर्णों का समूह है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमारी वर्णमाला कितनी होती है? वर्णमाला केवल एक होती है, जिसमें 52 प्रकार के फूल लगे हुए हैं। उनका नाम है अ से लेकर ज्ञ तक के फूल, यानी 52 फूल लगे हैं। हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 52 वर्ण होते हैं। आइए इन 52 वर्णों को ये हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई। तो यहाँ से आपको 2 तरह से प्रश्न मिलते हैं। भाषा की सबसे छोटी, अगर पूछ दिया मौखिक इकाई बताइए, मौखिक इकाई, तो उसका क्या नाम है बाबू? उसका नाम क्या है? ध्वनि है। लेकिन भाषा का यदि पूछ दिया लिखित इकाई क्या है, भाषा की लिखित इकाई, उनका क्या नाम है? वर्ण है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक इकाई ध्वनि होती है और लिखित इकाई वर्ण होती है।
आइए हम फिर से चर्चा करते हैं। अच्छा, ध्वनि के लिखित रूप को, जो ध्वनि होती है इसके लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। आप ऐसे मुंह पर ध्वनि लगाकर बोलिए क च ट, पहले ध्वनि लिख रही है, ध्वनि जो ही निकलती है इसके बाद क्या निकलता है? वर्ण। यानी ध्वनि को लिख देंगे तो क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। फिर हम चर्चा करेंगे आज वर्ण के बारे में। फिर चर्चा देखते हैं कि वर्ण जो होते हैं, ये वर्ण के दो भाग बनाए गए हैं। वर्ण के दो भाग बनाए, एक का क्या नाम है? स्वर, और दूसरे का क्या नाम है? व्यंजन। अच्छा, वर्ण के दो भाग बने, स्वर और व्यंजन। जैसे हमने लिखा एक अक्षर क क्या है? एक वर्ण है, लेकिन इसके देखे क्या टुकड़े हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं, क धन अ। लेकिन अ के क्या टुकड़े हो सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं होंगे। आपका जवाब आएगा नहीं। अर्थात स्वर क्या है? यह स्वतंत्र हैं। स्वर क्या है? यह स्वतंत्र होते हैं, इन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं होती है। और व्यंजन क्या होते हैं? ये परतंत्र होते हैं, इन्हें किसी सहारे की, एक वर्ण बना है तो इसमें कोई स्वर भी है और कोई व्यंजन भी है। तो क नाम सा एक व्यंजन है, स्वर है। क का पैर तोड़ दिए, इसका मतलब यह एक शुद्ध व्यंजन बन गया। अगर किसी का पैर तोड़ देंगे यानी हलंत लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? एक शुद्ध व्यंजन हो जाएगा। तब व्यंजन कैसे होते हैं? क के नीचे क्या लगा दे? हलंत। ख के नीचे हलंत, ग के नीचे हलंत, घ के नीचे हलंत और अंग के नीचे हलंत, च के नीचे हलंत, छ के नीचे हलंत, ज के नीचे हलंत, झ के नीचे हलंत, य के नीचे हलंत। ये क्या कहलाते हैं? यह हमारे एक व्यंजन कहलाते हैं। अच्छा, फिर बात आती है कि आइए अब हम चर्चा करते हैं स्वर के बारे में। स्वर क्या होते हैं? तो फिर लिखिएगा जरा, स्वर हेडिंग डालिए आप, स्वर। स्वर के देखा जाए तो कुल स्वरों के बारे में विभाजित किया जाए तो देखा जाए स्वर ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जो स्वतंत्र रूप से लिखी जाती है। यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण क्या होता है बाबू? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। आइए फिर हम अध्ययन करते हैं कि स्वर कितने होते हैं। पहले होता है अ, आ, छोटी ई, फिर होता है बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि री, ए, ओ, औ, अंग और अह के नाम से इसे जानते हैं। आइए फिर हम चर्चा करते हैं कि कुल स्वर कितने होते हैं। कुल स्वर होते हैं या हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? तो 13 होते हैं। अगर प्रश्न ये बना दिया जाए कि स्वर होते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, कुल स्वर होते हैं कितने? 13। स्वर होते हैं 11। अब यहाँ पर भी हमें दिक्कत होगी। जो लोग ये समझ रहे हैं कि कुल स्वर 13 हैं, स्वर होते हैं 11, उन्हें थोड़ी दिक्कत हुई होगी कि अभी कह रहे हैं स्वर 11 होते हैं। कैसे? क्योंकि अंग और अ को जानते हैं बाबू, कहा जाता है क्या? इनको कहा जाता है अयोगवाह। अयोगवाह का मतलब होता है अधन योग धन वाह। अ का मतलब होता है नहीं, योग का मतलब होता है जुड़ना, वाह का मतलब होता है वहन करना। यानी ऐसे वर्ण जो किसी के साथ जुड़कर वहन नहीं कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह के नाम से जानते हैं। आप लिख सकते हैं
जो किसी के साथ जुड़कर वहन नहीं कर सकते हैं, इन्हें हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। अयोगवाह दो प्रकार के होते हैं, एक का क्या नाम है अनुस्वार और दूसरे का क्या नाम है विसर्ग। विसर्ग अनुस्वार किसे कहते हैं, जिनका उच्चारण किससे किया जाए, सिर्फ और सिर्फ नाक से किया जाए, सिर्फ और सिर्फ नाक से किया जाए, उन्हें क्या कहेंगे अनुस्वार। और जिनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से किया जाए, इन्हें हम क्या कहेंगे विसर्ग। विसर्ग जो होता है वह अ के समान होता है, अनुस्वार जो होता है यह अंग के समान होता है। जैसे मैं इसको आप कुछ ऐसे वर्ण हम लिख रहे हैं जिन्हें सिर्फ आप नाक को दाब लीजिए ऐसे हल्का सा और बोल के देखिए क्या आप उच्चारित कर लेंगे। पंग, तंग, संग, रंग, ठीक, जंग, उमंग, कुछ ऐसे वर्ण हम लिखे हैं जो सिर्फ आप नाक दाब के देखिए क्या इनका उच्चारण निकलना संभव है। यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण या हवा कहाँ से निकले, नाक से निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं अनुस्वार के नाम से जानते हैं। जिनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से किया जाए उन्हें हम, या नाक और मुख से उच्चारण का मतलब क्या है हवा निकले। जैसे लिख दें प्रातः काल, जब भी हम प्रातः काल लिखेंगे ये अलग अलग लिखा जाएगा क्योंकि जो अनुस्वार है इसके ऊपर शिरोरेखा नहीं होती है। जब भी दुख लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, ठीक, ये दुख सही है। अगर उषा काल लिखेंगे तो उषा अलग काल अलग, ये हमारा विसर्ग होते हैं। आइए स्वरों के बारे में थोड़ा सा फिर से अध्ययन करते हैं कि स्वर कितने होते हैं। तो स्वर कितने होते हैं 11। फिर बात आती है कि मात्रा के आधार पर स्वर का विभाजन, मात्रा के आधार पर स्वर का विभाजन किया गया। तो मात्रा के आधार पर स्वर का विभाजन करेंगे तो स्वर कितने हो जाएंगे 10। ऐसा क्यों, क्योंकि अ का एक मात्रा होता है ना, ओ का एक मात्रा होता है, ऐ का भी मात्रा, ए का भी मात्रा होता है, री का मात्रा होता है, बड़ा ऊ का होता है, छोटा ऊ का होता है, बड़ी ई का मात्रा, छोटी ई का मात्रा, आ का मात्रा, लेकिन अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है। इसीलिए मात्रा के आधार पर स्वर कितने बनाए हैं 10। फिर बात आती है अच्छा मूल स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं, मूल स्वर जो एकदम शुद्ध रूप से स्वर बने, मूल स्वर 4 होते हैं। अब समस्या हो गई कौन कौन, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, यही मूलतः 4 स्वर हैं मूल स्वर। फिर बात आती है संयुक्त स्वर। अच्छा संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, ऐसे स्वर जो मिलकर, संयुक्त का मतलब जोड़ा यानी मिलना, मिलकर बने स्वरों की संख्या कितनी है, देखे तो 7। क्योंकि अ और अ मिलता है तो क्या बनाता है आ, छोटी ई मिलता है तो बड़ी ई, छोटा ऊ मिलता है तो बड़ा ऊ बनाएगा। अगर अ के साथ छोटी ई मिलाएंगे तो क्या बनाएगा ए, अ के साथ यदि ए मिलाएंगे तो क्या बनाएगा ए, अ के साथ छोटा ऊ मिलाएंगे तो क्या बनेगा बाबू ओ। अगर अ के साथ अगर ओ मिलाएंगे तो क्या बनेगा औ। इस तरह संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है 7 और मूल स्वरों की संख्या 4। इसमें भी होते हैं सजाती स्वर किसे कहते हैं, विजाती स्वर। तो अगले वीडियो में आप